तू ये काम चालू करेगा ना तो इंडिया में तेरे से अच्छा कोई नहीं होगा। थैंक यू। रुई के धागे से तो सब टाका लगाते हैं, नाम उसी का होता है जो रेशम के धागे से टाका लगाए। उसमें एक तरह का फिल्टरेशन भी होता है कि जिनको किसको जाने देना निकालना होता है उनके लिए कि हाँ ठीक है आप जाइए। चाहे मेरे हालात कितने भी खराब हो, मैं बेरोजगार हूँ, भूखा हूँ, कुछ भी हो, डायलॉग मेरा रेडी है। तथास्तु का तो भाषा ही अलग है। 95% जनता रोते हुए बाहर निकली। उसकी इंटरनल मोनोलॉग क्या होगी, उसको जब आप टैप करके बोल देते हो ना स्टेज पे, तो इतना नेकेड फील होता है देखने वाले को। मुनव्वर राना साहब का एक शेर, खुद से चलकर नहीं ये सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया है। सर आई डोंट नो व्हिच फन आई एम, बट आई एम डेफिनेटली हियर टू स्टे। अब मैं रेडी हूं खुल के खेलने के लिए। एक मिनट यार, कैमरा रोलिंग, साउंड रोलिंग, फैन फाइनली ट्यून्ड। पहला विद गोपाल दत्त। आप बताइए, याद है आपको हम लोग कैसे पहला हमारा कैसे जबकि मुझे सब कुछ दुनिया में याद रहता है और यही एक बात है जो मुझे याद नहीं, तो इसमें आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। आप बताइए। वही मैं कह रहा था कि बहुत सारी चीजें आपके बारे में दुनिया को आप पता है। हाँ, इतने इंटरव्यूज, इतने पॉडकास्ट, इतने स्पेशल्स, उसमें भी तो इतना इन्फॉर्मेशन रिवील रहता है। रिवील है। हाँ। लेकिन एक जो इन्फॉर्मेशन जो बहुत कम लोगों को है, आपके खास सर्कल को, कि आपके पास है 10 हाथियों जैसी मेमोरी। यस सर। कौन आदमी कहाँ मिला था नहीं, हाँ। उसने क्या बात की, उसने क्या पहना था, ये भी ये मतलब ये भयानक है यार। हाँ ये यार, है ना, यार, ये ये कैसे है। हम आपके आने से पहले हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे देवश्री और हम लोग की एक एक चीज की, किसी का दोस्त, उसके दोस्त का किसी का बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, ये आपने 7 साल पहले सुना था। वो आज भी याद है आपको? मुझे याद रहता है भाई, मैं फॉलो अप करता हूँ। मैं क्या, कहानियों में मेरी दिलचस्पी इतनी ज्यादा है कि मैं उनके साथ रहता हूँ कि फिर इसका क्या हुआ, फिर उसका क्या हुआ, फिर उसका, तो ऐसे मुझे हल्का हल्का याद रह जाता है। तो आप बताना पड़ेगा आपको, हम लोग कैसे मिले। यार मैं बिल्कुल, मुझे आपसे दोस्ती, मुझे क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों मुझे मेंटली थोड़ा सा घपला है उसके अंदर, क्योंकि क्या है कि आपके बारे में सुन बहुत रहे थे हम। हाँ, अब मुझे याद आ गया। हाँ। वही मैं कहूँ, ऐसा हो नहीं सकता। देखो ऐसे थोड़ा सा आप क्यों देंगे तो मुझे याद आ जाएगा। तो क्या है कि आपके बारे में बहुत बातें हमने सुन ली थी, और उस टाइम पे एक ही एक्टर था, टीवीएफ और एआईबी की एक क्लासिक राइवलरी। अब तो उन लोग सब दोस्त हैं, पर एक ही एक्टर था जो दोनों के साथ काम करता था। ठीक है, आप टीवीएफ के स्केचेस में भी रहते थे और एआईबी के वीडियोस में भी रहते थे। तो मैंने तन्मय को एक दिन बोला, मैंने कहा यार ये गोपाल भाई का क्या चक्कर है। और उसके पहले क्योंकि आपके बारे में, क्योंकि आप थिएटर बहुत करते हैं और हम लोग दिल्ली के थिएटर सर्किट में बहुत लोगों से जुड़े हुए थे। तो सब लोग वो थे जो रेगुलरली बम्बई आते थे, है ना, और आपके भी दोस्त वो, अब हम सब लोग एक ही सर्कल के अब लोग हैं। तो निहाल वगैरह ये लोग सब लोग आपका बड़ा जिक्र करते थे और बड़ी तारीफ में आपका नाम लेते थे। ठीक है, तो मुझे एक आइडेंटिटी तो थी आपकी। फिर आप उस दिन जब एआईबी ऑफिस में आए, जब मैं ऑनर विद एआईबी लिख रहा था। ओह यस, हाँ। ये आपको ये मुझे याद नहीं था। ओह शिट, मेरे मेमोरी में था वो जो हमने साथ में ज्वेलरी वाला ऐड किया था। नहीं सर, वो तो बात की बात है। नहीं, हाँ, उससे पहले तो हम वो ऑफिस में। अरे यार, जहाँ पे मैंने आपको पहली बार में वो बात कही थी कि वो एक वो ना कि वो मंदिर के आगे भी खा लेता है और वो मस्जिद के आगे भी खा लेता है, वो भूखा है साहब। ठीक है, वो बस खाना जानता है। तो मैंने आपके लिए बोला था कि वो एबी की वीडियोस में भी दिख जाता है, वो टीवीएफ की वीडियोस में भी दिख जाता है, वो अच्छा एक्टर है साहब, वो कहीं भी काम मिलेगा पहुंच जाएगा। अरे यार, ये मुझे बिल्कुल याद नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया। हो। अच्छा, तो ये था भाई, ऐसा था कि इन लोगों का आइडिया था कि एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन होगा आपका, जिसमें कहा जाएगा कि कॉमेडी के ये क्वीन और ये वो। तो मुझे लगा कि ये सब बातें बहुत लोग बहुत बार कह चुके हैं, सही कह रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। ये सब बातें लोग जानते ही हैं कि मेडिसिन स्क्वायर गार्डन से लेके इंदौर से लेके सबको पता है। तो भाइयों, ये सब ना करके सीधे आज हमारे साथ हैं हमारे बेहतरीन दोस्त जाकिर खान। तालियां बजाइए एक बार। आप करते भाई शुरू, पहला जी साहब, पहला पॉडकास्ट है, आप पहले गेस्ट हैं। मैं तो भाई बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि गोपाल भाई हमारी बातें जो है, हमने रात भर बातें करी हैं। कई दिनों तक। वैसे बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं कि जाकिर भाई का जो घर है उसको हम हॉस्टल कहते हैं, और उसके बारे में खास बात यह है कि हॉस्टल में अगर आप गए शाम को
तो फिर आप सूरज उगते हुए ही देखोगे। रात में तो आप घर नहीं जा पाओगे। एक बीच में आता है 12:30-1 बजे के आसपास, हाँ। एक जिसके अंदर 2-2:30 बजे के आसपास, 2-2:30 बजे के है ना, आसपास 12:30 बजे तो लोग इकट्ठे होते हैं। 12:30 बजे तो होता है कि चाय तो बनवा ही लेते हैं टाइप का। 2-2:30 बजे के आसपास एक 2-3 लोगों का एक होता है कि थोड़ा तो फिर अब निकलते तो उस पे फिर हमारा ये रहता है कि 2 मिनट रुक जाइए, थोड़ा एक किस्सा, ये बात पूरी हो जाए, उसके बाद आप निकल जाना। नहीं, उसमें एक तरह का फिल्टरेशन भी होता है कि जिनको निकालना होता है उनके लिए कि हाँ ठीक है आप जाइए। बाकियों को होता है 1-2 मिनट और थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा बैठ जाइए, कुछ नहीं। और फिर उसके बाद उनको हम बोलते हैं 10 मिनट का ही, हम 10 मिनट का ही बोलते हैं उनको, और वो 10 मिनट ही रुकते हैं, पर पता नहीं कैसे 6:30 बज जाता है और सूरज निकल आता है। तो ये खास बात है उसके बारे में, हॉस्टल के बारे में। लेकिन अब शुरू से शुरू करना है, पहला है और आप पहले गेस्ट हैं, तो इससे बढ़िया बात सौभाग्य मैं कहना चाहता हूँ। नहीं, आपके बिना संभव भी नहीं होता, यहीं से हिम्मत बनेगी। तो ये बताइए कि मैं गया था इंदौर पिछले दिनों, आप नहीं थे, मैं अकेला गया था। और आपकी जो दोस्तों की मंडली है जी साहब, थोड़ी देर बाद उनको मुझे कहना पड़ा कि बस अब मत खिलाओ, मैं मार दूंगा किसी को। हाँ, अगर किसी ने खाने की बात की तो वो पिट जाएगा मेरे हाथ से। भाई हमारे यहाँ देखो 2 बातें, एक तो वो मेरे दोस्त हैं, और वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। दूसरा क्या है कि मैं नहीं हूँ आप, ठीक है, तो मेरा नहीं होना मतलब कि मेरे में तो क्या है कि ये हो सकता है कि मैं आपको बोल दूंगी ठीक है गोपाल जी इतना बात है, अपन चल सकते हैं, है ना, ठीक है, और मैं भी आपको बोल सकता हूँ भाई आप नहीं खा रहे, चलो। पर वो क्या है, क्योंकि मैं नहीं हूँ, तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई चीज छूट जाए, फिर बाद में मैं फोन पे उनको बोल दूं कि अबे यार तुमने ये तो करवाया नहीं। तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि सारी चीजें निपट जाए। उनका वो पूरा कोर्स पूरा जब तक नहीं होगा वो नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि वो किसी बात में रिस्क नहीं ले सकते, रिस्क नहीं लेने का। तो मेरे को फाइनली कहना पड़ा उनको कि भाई आप कोई खाने की बात नहीं करेगा, यहाँ कहीं घुमाने ले जाना ले जाओ, खाना कुछ नहीं खाएंगे। तो खैर, लेकिन वो बहुत ही बेहतरीन ट्रिप था, और उसी ट्रिप में मैं आपके घर गया। जी साहब, तो बहुत ही सुंदर घर है, पेड़ है आपके घर के अंदर, आंगन है, आंगन में पेड़ है। हाँ। ऐसा कितने कम घरों में होता है। तो उस घर का क्या क्या मेमोरी पहली, अब क्योंकि हमने शो का नाम रख दिया पहला। तो मैं आपको उस घर के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि वो मेरे रहते में बना है, और उस घर में सिर्फ प्रेम से वो घर नहीं बना है, वो हमारी मजदूरी से भी बना है। अरे वाह। तो अगर मान लो 4 मजदूर की जरूरत थी, तो हमने 3 ही रखे। हाँ, तो एक में तो इसलिए मैं तो बड़ा बेटा है। ये सब लोगों ने थोड़ा पर ज्यादातर काम मैंने किया, पर सब लोगों ने थोड़ा काम किया। तो मुझे ना माल मिलाना आता है। नहीं यार, अरे साहब बस क्या कि कितना, और वही जीवन का सत्य भी वही है, है ना, कि आपको कि सिर्फ सीमेंट से तो नहीं होगा, थोड़ा पानी भी लगेगा, थोड़ी रेत भी लगेगी, तब जाके कोई चीज चिपकेगी, वरना चिपकेगी थोड़ी, है ना। तो एक घर बनता हुआ घर कैसा होता है, उसमें तरी कैसे देते हैं, उसमें पलस्तर कैसे देते हैं, ठीक है, आंगन कैसे बनता है ना, उसमें फर्शियां कहाँ से आती हैं, सिल कहाँ से आएंगी, ठीक है ना, मार्बल कितने का आता है, कैसे निगोशिएट करना होता है, सीमेंट कम भाव में कैसे मिलती है, ईंटें कैसी क्वालिटी की कहाँ मिलती हैं, ये समझ आपकी जो है वो बहुत कम उम्र में डेवलप हुई, क्योंकि आपने जो है ये काम होते हुए देखा है। तो मेरी पैदाइश है बम्बई बाजार की, ठीक है, बम्बई बाजार करके एक इलाका था वहाँ की, ठीक है, इंदौर में। फिर वहाँ से हम ऑल इंडिया रेडियो रहे, क्योंकि मेरे दादा उसमें थे आकाशवाणी में, तो आकाशवाणी कैंपस में हम रहे। फिर वहाँ से हम जब वो रिटायर हुए, तो सरकारी घर की यही कूलनेस है, जब तक है तो साहब तब तक है ना। और जिस दिन नहीं है उस दिन तो कल से खाली करना पड़ता है साहब, ठीक है ना, आपका बचपन पूरा वहीं रह जाता है। क्योंकि मैंने पूरा अपना जीवन सरकारी मतलब मैं एनएसडी आने से पहले तक मेरे माँ बाप ने कोई घर नहीं बनाया था। मैं पैदा होने से लेके एनएसडी आने तक सरकारी क्वार्टर में रहा हूँ। हाँ, और उसके बाद वो छोड़ना पड़ता है, वो तुरंत छोड़ना पड़ेगा आपको। तो आपका बचपन किसी और के हवाले हो गया है, ठीक है। मतलब मैं सोचता हूँ कि गांव में छोटा सा भी घर हो तो आपके हिस्से का बचपन तो आपका संजोए रहता है ना, आपका जमा रहता है बचपन वहाँ पे। खैर वो वहाँ से हम निकले और हम आगे खजराना वो वाला इलाका था जो बिल्कुल शहर के बाहर, और ये सब वहाँ बिजली नहीं, खंबे नहीं बिजली के, और उस हालात में हमने वहाँ पे, हमारा आखिरी घर था उस मोहल्ले का, और वो लास्ट बिल्कुल लास्ट, वो आखिरी रहा बहुत सालों तक, 10-15 साल तक सड़क नहीं थी, ऐसी नहीं थी। तो हम ये प्लॉट हमारे फादर ने किश्तों में 500 रुपए महीने की किश्त में
ठीक है। बड़े साल उसके बाद फिर जब थोड़े पैसे आने लगे तो 200-2000 रुपए किए उसको, और ऐसे करते 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 हमने वो प्लॉट खरीदा। तो अब उसके अंदर उसका डिजाइन नहीं है उस घर का कुछ भी, क्योंकि उसका डिजाइन है कि जैसे पैसे आते जैसे पैसे आते गए वैसे बनता गया। तो उसका कोई लॉजिक नहीं है कि किचन बहुत बड़ा है, हॉल छोटा है, क्योंकि किचन बाद में बना है भाई, है ना। हॉल बाद पहले बना, फिर किचन तोड़ के एक और कमरा बड़ा किया, किचन छोटा किया, तो उसमें बड़े उसके हमारी प्रोग्रेस के निशान है उस घर में कि एक बड़ा पिल्लर है बीच कमरे के अंदर, है ना, जिसमें बहुत बड़ा पिल्लर है वो, क्योंकि वो वहां पे उतना ही था वो कमरा। अच्छा, फिर उसको दीवार तोड़ के अंदर दबाया उसको। तो उस तरह की चीजें उसके अंदर। फिर 2 कमरे ऊपर बनाए हमने, पहले सिर्फ पतरे थे, फिर उसको छत करा कमरों के ऊपर। तो वो सब करते 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 पेड़ बहुत बाद में लगा। पेड़ गुलमोहर का है ना, तो जल्दी बड़ा हो जाता है। अच्छा। और वो इतनी स्नेह से उगा हुआ पेड़ है ना वो। और मेरी मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है वो पेड़, जबकि उन्होंने ही उगाया उसको। तो अब वो छोटा पतला होता है गुलमोहर का पेड़ बहुत ज्यादा ना, और गुलमोहर में फूल बड़े प्यारे बहुत सुंदर आते हैं, पर उसमें ना पत्तियां छोटी होती है उसकी, और झड़ती बहुत झड़ती है। करेक्ट। हाँ, तो आंगन में झाड़ू लगाना मतलब, है ना, हम लोग गर्मियों में कर सकते हैं थोड़ा बहुत मम्मी की मदद, करेक्ट, पर रोज रोज का तो काम उन्हीं का है भाई, वही डील करेंगे उससे। तो उनका बड़ा होता कि यार ये तो गलत है, क्योंकि जब वो उग रहा था तब बड़ी एक्साइटेड थी वो। तो एक बार आंधी आई बहुत बड़ी तेज, हम लोग सब स्कूल में थे, हम वापस आए, इतनी तेज बारिश हो रही, इतनी तेज आंधी आ रही है। हमने देखा दरवाजा खोला, मम्मी घर में घुसे, मम्मी दिख नहीं रही। तो हमने पीछे, अब मम्मी को आवाज आई तो पीछे से आवाज आ रही है, तो इतनी आंधी में सुन भी नहीं रहा कहाँ से आवाज आ रही, क्या आ रही है। तो हमने पलट के देखा तो मम्मी हमारी आंगन में वो पतला पेड़ को पकड़ के खड़ी थी कि कहीं ये टूट ना जाए। तो वो इतना स्नेह का पेड़ है हमारा, तो उसी में हमारा झूला भी लगा है साहब। तो उसमें हमारा तो बहुत बड़ा है, तो बड़ा पेड़ है वो। अब तो हमारी मम्मी ने उसके साथ में नीम उगा दिया। तो नीम नहीं पनप पाया भाई गुलमोहर के आगे। तो वो सब बड़ा बहुत अच्छा घर है वो, हमको बहुत पसंद है भाई वो घर। मतलब वो हमको अक्सर लोग बोलते हैं कि अब तो आपके पास इतने पैसे हैं, आप किसी और मोहल्ले में किसी अच्छी जगह पे घर ले लो। वो एक तो मेरे पिता के बहुत परिश्रम के पैसों से बना हुआ घर है, उससे ज्यादा बड़ा घर मैं खरीद ही नहीं पाऊंगा कभी जिंदगी में। वाह, क्या मैं कोई महल भी खरीदूंगा तो उससे अच्छा घर नहीं खरीद पाऊंगा, है ना, क्योंकि वो घर मैंने बनते हुए देखा है। नहीं, आप घर खरीद भी लोगे तो बचपन कैसे खरीदूंगा वहाँ का, वहीं पे तो जियो। उस मोहल्ले में नहीं तो उस मोहल्ले में। मेरे दादा ने एक बार बोला था कि गाँव की जो हमारी जमीन है राजस्थान की, तो सब लोग बोलते कि गाँव की जमीन कम पड़ रही है और इतने भाई हैं और ये सब वो सब, है ना। बोले कहीं बाहर 8 किलोमीटर दूर जो तहसील है नीम का थाना, वहाँ पे ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा था जो गाँव नहीं वो, बोले फिर नीम के थाने में क्यों लेना, फिर इंदौर में लो तुम, ठीक है। करेक्ट। जो गांव नहीं है वो तो फिर गांव नहीं है, फिर वो तो फिर सारी दुनिया है, सारी दुनिया है फिर तो वो तो मजा तो उसी बात है कि वही जगह जहाँ जमीन जहाँ आपका बचपन। करेक्ट। तो इसलिए वो घर पहला घर है भाई, वो बड़ा प्यारा है। तो बहुत हैवी चालू कर दिया, बहुत हैवी हो गया यार, ये ऐसा सोचा नहीं था। एकदम मैंने जबरदस्ती गियर नीचे गिरा दिया बिल्कुल। नहीं, लेकिन बहुत प्रोफाउंड था। जी, भारी है। तो उसके बाद वहां से फिर मेरा प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारा तो हमें पता ही है ना, फ्रॉम कक्षा 11वीं टू तथास्तु। नहीं, फिर भी मेरे पास बहुत है बताने को, आप पूछिए साहब। तो बताइए फिर और क्या मेमोरीज हैं जो अभी हमने सुनी नहीं है, देखी नहीं है किसी स्पेशल में, किसी उसमें, उस घर से और इंदौर की। जैसे कि म्यूजिक के बारे में बिल्कुल बात नहीं करता, अगर आपने कभी नोटिस किया। हाँ, बहुत कम करते हैं, हमसे तो किए हैं, हाँ, लेकिन हाँ म्यूजिक के बारे में, क्योंकि मैं ये सोच भी रहा था कि पहला तो म्यूजिक ही होगा ना, सारा घर म्यूजिक है, तो पहला कैसे वो शुरू हुआ ये तो सब? मेरे को जो म्यूजिक की मेरी पहली मेमोरी है वो ये है कि बम्बई बाजार वाले घर में हल्का हल्का मैंने सरंगी सुना। ये मेरी पहली याद है। हम सरंगी के बसे हुए बच्चे हैं। हमारी सुबह होती थी कि वो आदमी जो तब मेरे ख्याल से 58-60 साल की उम्र में थे, रिटायरमेंट के ठीक पहले की बात है, वो सुबह 5-5 बजे 6-6 बजे सरंगी लेके शुरू हो जाते थे। अच्छा, और ये वो घर है जिसके अंदर और 5 लड़के तैयार हो रहे हैं, और शागिर्द भी आते हैं। तो हर आदमी अपने मौके में लगा हुआ है कि ये जब उठ के जाएंगे तो मैं बैठूंगा। ठीक है। करेक्ट। तो कभी तबला बज रहा है तो 2.5-3 घंटे बज रहा है। सितार बज रही है तो 2.5-3 घंटे बज रही है। सरंगी बज रही है तो फिर उसके बाद एक आध हफ्ते में एक आध बार आप जो है आकाशवाणी जाने आपको मिलता है। तो वहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही, कभी लोकगीत की हो रही, कभी वो गजल आई, कभी पिनाज मसानी आई हुई है, कभी साहब ये आई हुई है, वो आए हुए हैं, फलाना साहब, ये सब वो सब बड़े बड़े लोग आते थे। और वो घर पे अगर कोई आया तो चोखा साहब का बहुत नाम है, उस्ताद मुमकिन खां साहब का, तो साहब कोई ना कोई घर आके एक दिन दावत करेगा ही करेगा। करेक्ट। तो मैं इतना ज़्यादा म्यूज़िक के आसपास रहा
तो जब मेरे पापा ने मुझे 4 साल की उम्र में सितार पकड़ाई, दिल्ली से खरीद के लाए थे वो, ठीक है, एक छोटी सितार, और मेरे को बहुत डिफिकल्टी हुई सीखने में क्योंकि मैं हूँ लेफ्टी, और सितारें सारी बनती हैं राइट हैंड के हिसाब से। वैसे ही सितार इतना मुश्किल है, मुश्किल सा तो मैंने भी कोशिश की थी, तो 1.5-2 महीना तो बैठने के लिए लगता निकल है जाता है वो, कि कैसे आप बैठोगे, कैसे पकड़ोगे। तो मैं किसी को तो सिखा रहा था अभी, मेरे ख्याल से कोई शूट में कोई यूज कर रहे थे, तो मैंने उनको वो सिखाया, तो मैंने थोड़ी सी टेक्निक बताई, तो उनको ऐसा हुआ कि क्या, हाँ कह रहे कि मैं इस हाथ से पकड़ नहीं सकते आप। हाँ, कह रही मतलब क्योंकि ये मूव करना ये तो मूव करना है, इससे पकड़ोगे तो बजाओगे कैसे बेटा। बहुत मुश्किल है यार सितार। हाँ। 4 साल की उम्र में जब बजाना शुरू किया, तो अब वो बजता नहीं है शुरू में, आवाज नहीं निकलती उसके अंदर, ऊपर से आपकी उंगलियां बहुत छोटी, आप बहुत छोटे हो, है ना, हाँ, और कट जाती हैं, उंगलियां, तो जैसे मेरी उंगली अभी भी कटी हुई है वो, हाँ, वो डेड होती है, वो डेड है वो स्किन अभी भी, मतलब मैं 3 दिन बजाऊंगा तो फिर से वैसा हो जाता है, मतलब अभी यहाँ पे प्रेस भी, जैसे मैं अभी गरम चेक करता हूँ तो मैं अपनी ये उंगली आगे की लगा के चेक करता हूँ, क्योंकि इसमें अभी कुछ फील होता नहीं है अभी भी। इतने साल हो गए छोड़े हुए, मतलब 18-19 साल हो गए छोड़े हुए, तब भी ऐसा लगाओ तो गर्म। मेरे ख्याल से पहली बार जब सितार बजाना शुरू करी और थोड़ी सी बजी, महीने 1.5 महीने 2 महीने बाद, तब बड़ा पावरफुल लगा, तब ऐसा लगा कि घर में आई एम एन एडल्ट, है ना, क्योंकि मेरे लिए एडल्टिंग यही है कि साहब आप जो है अच्छा म्यूजिक करते हैं, करेक्ट, तो आप ये करने लग जाएंगे तो आप बड़े हो जाएंगे आप। करेक्ट, तो वो मेरी पहली मेमोरी। मतलब आपने बचपन में तो यही सोचा होगा ना कि म्यूजिक ही करना है। मेरे को पॉपुलैरिटी के बारे में जो जितना ज्ञान मिला है खानदान से, म्यूजिक के परिवार होने का मुझे इतना फायदा मिला है मुझे, इसीलिए आप कभी भी देखेंगे कि पॉपुलैरिटी रिलेटेड मेरे कोई भी इश्यूज नहीं रहे, हाँ, कि पागल हो गए और किसी को धक्का दे दिया, और जो है ये सब नहीं है, बिल्कुल अपना सेवा भाव से चलता हूँ मैं, बुद्ध भाव से, बिल्कुल भाई सब सेवा भाव से। तो मैं अब काट रहा हूँ, सॉरी, लेकिन अभी हम यही बात कर रहे थे आपके आने से पहले, हमने अभी जो देखा पापा यार, 6000 लोग थे रोज हर शो में, हाँ, मतलब एक दिन 3 शो थे, तो 18-20 हज़ार हो गए लोग। उसमें से 6000 लोग अगर शो देख रहे हैं, तो उसमें से आप 1000 लोगों से मिल भी रहे हैं जी साहब, मतलब ऐसा नहीं मिल रहे हैं केवल हाथ मिला के, वही एक का कुछ याद है। मैं वही सोचा था, इतना सोशल एनर्जी कहाँ से, बैटरी है वो बैटरी कहाँ से आ रही है यार। मुझे जेन्युइनली प्रेम है भाई, लोगों से मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ईमानदारी जो काम की है ना, जो मेरे काम की ईमानदारी, जब वो ईमानदार लोगों से जब मिलती है ना, वो लोग जिनको पूर्वाग्रह नहीं है, वो लोग जिनकी जीवन को छुआ है उस काम ने, है ना। अब छोटी सी बात है, एक लड़का आके मिला, उसने बोला कि यार मेरे पिताजी नहीं रहे, ठीक है, आपका शो देख के मुझे पहली बार पता चला कि मेरे पिताजी होते तो कैसा होता। ओए होए, अरे क्या फर्क पड़ता है मेरे बारे में कौन क्या बोलता है, मैं सफल हूँ जीवन में। हाँ, मेरा इस दुनिया में आने का जो मेरा मकसद था वो पूरा हो चुका है। सिर्फ इतना भी अगर हुआ तो भी मैं सफल हूँ और दुनिया असफल है, ठीक है। मैं उस मैट्रिक से चलता हूँ। तो ऐसे इतने सारे जीवन आपके काम से आप छू पाते हो, वो किसी और चीज में कहाँ पॉसिबल है भाई। तो वो जब तो मुझे उसका प्योर जॉय जो है ना, कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे क्रू में काम करने वाले सब लोग अपने पेरेंट्स को लेके आए, तो मैं उनके माता पिता के सामने उनके बच्चों की जी भर के तारीफ करता हूँ, हाँ, ताकि उनको पता रहे, क्योंकि इवेंट का काम ना थोड़ा फ्रिवलेस है भाई, हाँ, ताकि उनको पता रहे कि उनका बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, करेक्ट, ताकि उनको मालूम रहे कि ये काम बहुत ज़रूरी काम है। तो उसके अंदर अगर थोड़ा समय जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा समय जाएगा, मेरी तबीयत खराब होगी, है ना, उसके बाद मुझे 5 दिन लगेगा रिकवर करने में, ठीक है, पर उसकी मेमोरी वो आजीवन है, फॉरएवर है वो। हाँ। तो बार्गेन देखिए आप क्या कर रहे हैं ना, थोड़ा अपनी लॉ जलती चलता है यार, पर दूसरे को जो मिल गया वो तो क्या है ना, दीपक वाली जिंदगी है साहब, ये ना कि आप जल रहे हैं पर दूसरे को उजाला मिलता रहना चाहिए, दूसरे को रास्ता दिख गया, थोड़ा जले चलता है, ठीक है, कोई नहीं, सही है। अब हवा का झोंका मोमेंट पावर्ड बाय क्रॉम्पटन फैंस। तो ये है सवाल कि आपको कभी लगा, आपका क्या फैन मोमेंट था, आपको लगा किसी का कि आप इसके फैन हैं? यार हमारे एक स्कूल में हमारे क्योंकि हाउसेज होते हैं आपके, तो मैं अपने स्कूल में रेड हाउस में था, 6ठी में जब था, तो हमारे कैप्टन होते थे, देवाशीष लूटिया नाम है उनका, भैया हैं देवाशीष भैया, वाह बड़े। उनको देख के मेरे को लगा कि यार ऐसा मतलब बनना, एकदम शार्प आदमी और बोलने में एकदम तेज तर्राट, और डिबेट चैंपियन, और इंग्लिश डिबेट और हिंदी डिबेट में मतलब बिल्कुल फाड़ देता था वो आदमी, ठीक है। तो वो जब ऐसे डिबेट करते थे ना स्टेज पे, तो हमको ऐसे पेट में गुदगुदी होती थी कि यार कुछ तो मतलब हो रहा है सही सा, और बास्केटबॉल भी अच्छा खेलते थे, और मतलब वो ऐसा वो हीरो थे वो ऐसा। तो हमको इसीलिए बड़ा हो रहा है कि यार स्कूल में आपको जो है स्पोर्ट्स में भी रहना है और आपको बोलने का भी काम करना है।
उससे ये छोटे छोटे चीजें जो आपको मोटिवेट करती है ना, करेक्ट हाँ। तो उनको देख के एक लगा था। एक उसी साल हमारे स्कूल में अब आए सिद्धार्थ शर्मा करके थे, वो हमारे स्कूल सीनियर थे, और वो थे साहब अपना क्या नाम से, मतलब 2-3 किस्से हैं बड़े जो इंपॉर्टेंट है आपकी ना ब्रेन में, आपकी सोच बड़ी करने के लिए। तो वो जी न्यूज़ में न्यूज़ एंकर लगे थे तब, मतलब 98-99 की बात है। तो स्कूल में आया और उन्होंने कहा कि आई वॉज एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हु वाज ऑलवेज स्टैंडिंग आउट। मुझे इतना फनी लगा है मुझे इतना मजा आया इसके अंदर। वो आज देखिए वो हॉटस्टार के हेड हैं वो अभी, है ना। तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोग इन्होंने बड़ा इंस्पायर किया हमको। एक जैसे अमय खुरसिया करके एक हमारे क्रिकेटर होते थे, वो इंडिया के लिए खेले हैं और हमारे स्कूल सीनियर थे। तो वो एक बार स्कूल आए और मैं खेल रहा था, और उन्होंने मुझे देख के नहीं कहा, उन्होंने लाइफ में किसी के बारे में बोला कि ये लड़का इंडिया खेलेगा। अच्छा, ठीक है। जिसमें पता नहीं क्यों लिटिल इग्नोरेंट मी थॉट इट वाज अबाउट मी, और मैं सो ही नहीं पाया। और क्योंकि क्रिकेटर तो हर बच्चा बनना चाहता है। मतलब 20-22 तक तो हर बच्चे को लगता है कि मैं क्रिकेट में फोड़ दूंगा। मुझे 20-22, मुझे तो अभी भी लग रहा है, क्या बात कर रहे हो कि थोड़ा सा अगर मैं वेट लूज कर लूं और थोड़ा सा अगर मैं अपना एक्शन पे थोड़ा काम कर लूं, एक्शन तो मेरा सही लगता है मुझे, किसी की सही करनी है। क्योंकि मैं आपका दोस्त हूं तो मैं कहना चाहूंगा कि अब मुश्किल है। नहीं भाई, ऐसा मत बोलिए। पॉसिबल वो है कि अब आप टीम खरीद सकते हो। नहीं मैं खरीद के खुद खेलो। नहीं खरीद के कैप्टन बिठा के खुद आ गए कि हर तेरे से नहीं हो रहा, तेरा एक्शन ठीक नहीं, देखियो अभी मैं करके दिखा दूं तुझे वो। हाँ, तो वो भाई, तो वो ये कुछ मेरे इनिशियल इनकाउंटर्स रहे। और उसके अलावा मेरे ख्याल से जो नहीं, बस जब आप स्टार हो गए उसके बाद लगा क्या किसी को देख के? वैसे तो बहुत सारे आप लग तो जाता है रोज ही मिल रहे हो। नहीं यार भाई, लग जाता है यार, हर बार ही लग जाता है। मतलब हर बार एक एड्रेनल हो जाता है आपको किससे मिलने का ना। हाँ, आई थिंक मेरे को बचपन में जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तब मैं थोड़ा काफी एरोगेंट हो गया था। मैं 9th-10th में, क्योंकि मैं सितार बहुत अच्छा बजाता था, तो थोड़ा मेरा वो वाला हो गया था कि आर्टिस्ट वाला मुझसे बात मत करा करो प्लीज, एवरीबॉडी इज अ लेसर मॉर्टल। ज्यादा रियाज करते हो ना तो आपका दिमाग थोड़ा खराब हो जाता है। इसीलिए उस्ताद लोग जो नए बच्चे होते हैं ना उनको बहुत बेइज्जती करते हैं, है ना। तो वो मुझे समझ में कि वो सिस्टम का पार्ट है, वो इट इज रिक्वायर्ड। कह रहे हैं भाई बताइए साहब, बजा रहे हैं मारवा, लग रहा है भैरवी। ऐसे कैसे बोला मुझे, है ना। यार मुझे शुभा जी ने एक बात बताई कि पुराने गुरु लोग रियाज के लिए यहाँ सुई रख देते थे स्टूडेंट के, कि तू बहुत होंठ हिलाता है वो लेते हुए, तो आप गा, अब यहाँ सुई फंसी हुई, आप होंठ बंद करोगे तो चुप जाएगी। तो क्या खतरनाक है क्लासिकल वालों का। हथौड़ी फेंक के मार देंगे आपको, ठीक है। मतलब हथौड़ी तबला वगैरह तो हथौड़ी वही हाथ में रखी, गज वज मार देंगे आपको। चलते में आप बजा रहे हो, पीछे से कोई टपली मार देगा आपको कि क्या कर रहे हो ये, है ना। और मैं कहना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग इज हार्शर ओनली, देयर इज नो अदर वे टू ट्रेन। करेक्ट, ठीक है। वो आपका बिल्कुल बदन बिखर जाता है ना जब, उसके बाद ही कुछ बनता है। करेक्ट, आपका ईगो, आपकी बॉडी जब गिव अप कर देती है ना, पूरा गिव अप करने के आगे वो है, वो सही गलत का आएगा मैदान है वो। कि आपका तन और मन दोनों जब हार जाए, तब जो मैदान आता है, तब नया बनेगा, तब आता है मैजिक। वो ये मैजिक तो उसमें तो लगता है भाई। करेक्ट। मुझे लगता था कि सितार तो हम बजाएंगे, अब हम बजाएंगे सितार। अब ये लोग सब बैठ के सुनना, आप लोग सबको, इंडिया में सबको सुनना चाहिए, सितार बजेगी इधर। तो नीलाद्री कुमार आए इंदौर। तो नीलाद्री कुमार एक तो दिखने में भी इतने सुंदर आदमी है वो, ठीक है। और वो आई, उन्होंने जो बजाया भाई उस दिन, उफ भाई रोना आ गया मेरे को। मतलब मुझे डिफीटेड फील हुआ, मुझे इतना हारा हुआ लगा, और मुझे लगा कि यार इतना अच्छा कैसे बजाएंगे यार। मतलब एक होता ना कि करे क्योंकि मैं उस दिन, मुझे ये भी समझ में आया कि मैंने 2-2.5 साल से किसी को सुनने नहीं गया था मैं। क्यों आप घर में रियाज इतना कर रहे हो, आपको लगे आप सुनने नहीं जा रहे हो, तो आप अपने पीयर्स, आपसे जो ऊपर लोग हैं, जो शहर में जो लोग बजाते हैं, उनमें आपका वो हो रहा है कि जाकिर बड़ा कमाल का, और लोग तारीफ भी करते हैं थोड़ा सा। दूसरा, आप छोटे हो तो आपको अप्रिशिएट करते हैं लोग, आपको चढ़ा रहे हैं इसलिए कि आप और करो, हाँ। तो पर आपका सिर सूझ गया उसके अंदर, है ना। तो देखा तो हमारा मूवमेंट बहुत फ्री होता था कि हम जैसे कि ग्रीन रूम में अगर जा रहे हैं किसी भी आर्टिस्ट का शो, हम तो ग्रीन रूम में जा सकते हैं, हम क्योंकि आर्टिस्ट, हम लोकल हैं, हम इंदौर के हैं। तो हम खड़े हुए वो अपना सितार मिला रहे हैं, हम भी खड़े होकर देख रहे हैं, वो बैठे हुए, हम खड़े हुए, क्या हो रहा है, अच्छा सुर पेटी उनकी है अलग, अच्छा। थोड़ा सा उन्होंने बजाया, मैंने कहा अच्छा बजा रहे हैं तो भाई ठीक है। फिर जब अंदर सुना उनको,
ओहो, क्या आग उगलती सितार साहब उनकी, है ना। मुझे नहीं लगता कि उनसे मतलब हिंदुस्तान में, मेरे वालिद साहब ने अभी जब हम दोबारा मिले उनसे बहुत सालों बाद, तो हाँ। मतलब हम पैर वैर छूते हैं उनके, हाँ, मतलब हाँ, क्या बढ़िया आर्टिस्ट है वो, उन्होंने सितार का रुख बदल दिया उन्होंने। बदल दिया। मेरे पापा ने कहा था कि साहब कि रुई के धागे से तो सब टाका लगाते हैं, हाँ। नाम उसी का होता है जो रेशम के धागे से टाका लगाए। हाँ, तो उन्होंने सितार में वो रेशम का धागा लगाया है, लगा उन्होंने दिया, उस correct। सितार बना के जो उसके साथ किया है उस इंस्ट्रूमेंट के साथ, उसको और उसको जिंदगी दी है। और एक और कहाँ ले गए कहाँ मतलब लेके गए उसको। वो। तो मेरे ख्याल से नीलाद्री कुमार वाज द फर्स्ट पर्सन अरे जिनके सामने वाह, मेरे ऐसे हाथ पर वाह। काम किए थे। इससे मुझे एक वो बिस्मिल्लाह खान साहब का इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने एक इतनी गजब बात बोली, बोले कि मेरे मामू ने, जो उनके गुरु थे, बोले उन्होंने बोला कि रास्ता दिया हुआ है कि आइए, लेकिन इतने आगे निकल जाओ कि फिर कोई छू ना पाए। वाह वाह। कि रास्ता तो दिया है कि ये है रास्ता, आइए, हाँ, आइए, लेकिन बिल्कुल। आप इतने दूर हैं कि अब आपको कोई छू नहीं सकता। क्या बात है, गजब वाकई में बात है गजब ना? बात है। उनके बारे में तो बिल्कुल हक बात है। हाँ, वाह। उनके बारे में तो मतलब हक बात, न हाँ। भूतो न भविष्य, हाँ, समझ हाँ, लोगे ना, हाँ, कि ना पहले हाँ। हुआ ना आगे होगा भाई। तो इसी में मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि फाइन ट्यूनिंग कितनी जरूरी चीज है। आपको क्या लगता है कि फाइन ट्यूनिंग करते रहना पड़ता है इस बिजनेस में, कि मतलब बाहर से देखने पे, आपको देखने पे अब ऐसा लगता है कि आप कुछ भी करोगे वो फटेगा, आप कुछ भी करोगे जनता न्यौछावर हो जाएगी। एक आदमी जो कॉमेडी फॉलो नहीं करता, जो बाहर से देखता है सब कुछ को, उसको ऐसा लगेगा मेरे करियर के बारे में। एक मेरा यूट्यूब पे वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद मैंने अमेजोन पे एक आधा शो किया, और अब मैं सेम बातें करता हूँ। ठीक है ना। पर आप देखिए कि कक्षा 11वीं में जो मेरी बात करने की लय है, जो टोन है, और जो जोक को अप्रोच करने का जो अंदाज है, उसमें और तथास्तु में बहुत अंतर है। 4 साल का ही फर्क है। हाँ। तो क्या लग रहा है कि 4 साल में क्या हुआ होगा। ठीक है, तथास्तु से मनपसंद में बहुत फर्क है। मनपसंद से तथास्तु का तो भाषा ही अलग है, मतलब तथास्तु तो मतलब मेरे लिए तो वो म्यूजिक है, वो है ना। हाँ। पर वो आपको क्योंकि उस एहतराम से रहना भी पड़ेगा, क्योंकि आप अगर उस्तादों की बात कर रहे हो, आप अगर अपने उस्ताद की बात कर रहे हो, करेक्ट, तो आपको उस एहतराम से रहना पड़ेगा। तो उस एहतराम की बात है वो भाषा। ठीक, फिर आप मनपसंद से जब आते हो, तो क्योंकि आपने इतना हैवी स्पेशल किया है, तो अगर आप उसी को फॉलो करेंगे तो फिर वही वाली चीज हो जाएगी, एक चीज चल गई है उसी को रिपीट करने की कोशिश कर रहे हो आप। सो यू हैव टू गो बैक टू बेसिक कॉमेडी। ठीक है, करेक्ट, है ना। क्योंकि फिर वो दोस्तों की बात है, दोस्तों की बात है। और दूसरा क्या है कि मुझे कॉमेडियन होने से अलहदा मत कीजिए आप। हाँ, पापा यार का सुर बहुत अलग है, फिर अलग है। हाँ, करेक्ट। हाँ, तथस्तु और पापा यार सेम नहीं है, सेम नहीं है, बिल्कुल, है ना। जबकि फैमिली की बातें हैं, पर वो सेम नहीं है। तो ये मैं जब ट्रैवल करता हूँ, मैं जब देखता हूँ दूसरे लोगों को, मैं जब अपनी समझ से चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ, मुझे क्या लगता है कि आगे की कॉमेडी कैसी होगी। कि आप आज अगर 2023 में मैं अगर पापा यार लिखना शुरू करता हूँ, तो पापा यार 2026 मिड में आएगा। तो मुझे 23 में करते वक्त ये याद रखना है कि 26 मिड में जब ये रिलीज हो तो उतना रेलेवेंट हो, हाँ, उतना रिलेटेबल हो, उतना उसकी कॉमेडी आगे ही लगे, पीछे की ना लगे। करेक्ट। तो एक तो ये करना पड़ता है। ये एक बेसिक बात है। हाँ। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि शो पे 60% लोग सिर्फ आपको देखने आते हैं कि ऐसा भी क्या खास है। हाँ। 40% आपका आर्डेंट फैन होता है। हाँ। लाइव शो पे भी 60% लोग उस पे होते हैं कि ऐसा भी क्या है, मतलब क्योंकि कोई लेके आया उनको, वो खुद नहीं आया। हाँ, हाँ, है ना। somebody has been very passionate कि प्लीज तू चल मेरे साथ। हाँ। तो इसलिए शुरू का आधा घंटा जो है वो इंडक्शन में आधा जाता है। घंटा आप बहुत ज्यादा कह रहे हैं, नहीं, 10 मतलब मिनट। 10 वो इंडक्शन में जाता है कि हाँ एग्री हाँ। सही लग रहा है, हाँ। जो बैठो। पर कहानी ऐसी बस है ना साहब, मुझे बहुत मजा आता है लोगों का रिएक्शन देखने में। जैसे बहुत आर्टिस्ट आते हैं, हाँ, जो खुद बहुत बोलने का जो लोग काम करते हैं ना, जो कथा करते हैं, प्रवचन करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, है ना, रेडियो जॉकीज हैं, कोई सब एंकर्स हैं, फलाने ढिमके हैं, वो सब भी बोलने का ही काम करते हैं। तो वो बड़ा उससे देखते हैं कि ऐसा भी क्या करता है ये, है ना, शुरू में। करेक्ट। शुरू के 10 मिनट, शुरू के 10 मिनट, 10 मिनट बाद तो मैंने देखा, मतलब फिर तो और कहानी ऐसी कमाल की चीज है साहब। हाँ। ठीक है कि एक बार आप उस बस में बैठे, हाँ, है ना, बस में बैठने में टाइम लग सकता है आपको। हाँ। पर एक बार जो बस में बैठे तो उसके बाद तो बस ऐसे से जाए या ऐसे से जाए, फिर तो आप या फंस यूं चुके हैं आप कहानी फंस गए में। उसमें अंदर, आप फंसते उसके। Correct। तो वो है भाई। तो उसकी फाइन ट्यूनिंग मुझे, मेरा हर स्पेशल बहुत मेरे दिल के नज़दीक है। मैं बहुत प्रेम करता हूँ अपने हर स्पेशल से। तो मैं पूरे टाइम उसमें बिल्कुल जो है मथा हुआ रहता हूँ। करेक्ट।
वो तो हमने मैं देखा। उसमें सराबोर रहता हूँ कि मैं 24 घंटे सोचता हूँ उसके बारे में, और नींद में भी मुझे ख्याल आ जाता है। हाँ, और मैंने वो भी देखा आपका पैशन फॉर स्टोरीज, जो हम पहले भी कह रहे थे, किसी के पास अगर कोई इंटरेस्टिंग कहानी है तो आप सब हाँ हाँ बता फिर क्या हुआ, नहीं फिर क्या हुआ। हाँ बाकी लोग मैं कि ये एक मिनट सुने हुए हैं, हाँ, ये तू सुनो, क्या ये कह रहा था, फिर क्या हुआ। हुआ। वो जो कहानियों के लिए और रियल लाइफ स्टोरीज के लिए जो आपका पैशन है, वो मैंने देखा है। मतलब हम क्रिकेट भी खेलते हैं तो क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट रोक के आपने कहानियां सुनी है एक मिनट, कि क्या एक हो मिनट गया, यार, रुक जा बोल अभी, रहे हैं। पहले ये सुन लेते हैं कि इसके साथ क्या हुआ था। वही वो नियत का भी बात है कि आप नियत से अगर सुनना चाहोगे तो नियत से लोग बता भी देंगे। पर मेरा बेसिकली, मैं सबको भी बताना चाहता हूँ कि मैं कहानी आपकी लाइन कभी यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ह्यूमन बिहेवियर की एक मेरी अपनी पर्सनल रिसर्च चल रही है। उसके अंदर आप एक डेटा पॉइंट है, आप उसके अंदर हेडलाइन नहीं है। करेक्ट है ना, मैं कुछ और ही काम कर रहा हूँ, और मेरा काम, कुछ और और ही। वो इतनी डीप है रिसर्च भाई। मुझे वो जोक इतना पसंद है आपका वाला, जो लड़कियां हैं जिन्होंने सबको पहले रिजेक्ट किया इलॉन मस्क से लेके, और फिर रात एक को रात उनका, अरे यार वो 3 क्या बजे। जोक है यार। और वो इतना सच है कि इनकी सबकी एक आंटी होती है हाँ। जिसकी शादी नहीं शादी नहीं हुई कि मैं वैसी बनने वाली हूँ क्या? क्या होगा, फिर वो एक रात जो ओदू चोदू फोन कर दे। अरे यार वो क्या, वो आता है रिसर्च से, वो डिटेलिंग से आता है। बहुत लोगों को सुन के, उनकी बातों को समझ के, और ऑल्सो फिर आपको भी प्रोसेस करके। हाँ कि आपने एक बात बोली, 10 लोगों ने वो बात बोली है, हाँ, तो ये 10 लोग जो ऐसी बातें करते हैं उनको कैसा महसूस होता है, उसकी इंटरनल मोनोलॉग क्या होगी, उसको जब आप टैप करके बोल देते हो ना स्टेज पे, Correct. तो इतना नेकेड फील होता है देखने वाले को, अरे इसको कैसे पता कि मैं ऐसा सोचता हूँ। करेक्ट। पर वो बहुत दिन का मथा हुआ काम है, वो बहुत दिन का जो है वो कहते हैं ना कि बिल्कुल वो डेटा जो कलेक्ट किया है, लाखों लोगों से, हजारों लोगों से जो बात करी कि अच्छा ऐसा कैसे, अच्छा ये क्यों करते हो, वो कैसे होता है, वहां से बन की चीजें आती हैं। वैसे अपने आप थोड़ी होता है। वो मुनव्वर राना साहब का एक शेर नहीं है कि खुद से चलकर नहीं ये सुखन आया है, हाँ पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया है। वाह वाह, तो वो वाली बात है। हाँ सही है, सही है। बातों का मजा तो तभी आता है जब सब कुछ परफेक्टली ट्यून्ड हो। अब इसी बात पे एक परफेक्टली ट्यून चीज के बारे में आपको बता देता हूँ। क्रॉम्पटन फ्लूडो BLDC फैंस, परफेक्शन और फॉर्म का कमाल का कॉम्बिनेशन, और इसके प्रीमियम डिजाइन और एस्थेटिक्स आपके इंटीरियर को और भी स्टाइलिश बना देते हैं। वैसे घर में फ़ैन की स्पीड को लेके डिस्कशन तो हुआ होगा आपके भी, कि किसी को 3 पे चाहिए, किसी को 4 पे। अब क्रॉम्पटन फ्लूडो BLDC की नई फाइन ट्यूनिंग टेक्नोलॉजी के साथ ये कन्फ्यूजन, ये डिस्कशन हमेशा के लिए ख़त्म, क्योंकि इसमें मिलती हैं 20+ स्पीड सेटिंग्स। तो सिर्फ 3 या 4 में क्यों, आप 3.4 या 4.6 जैसी परफेक्ट सेटिंग चूज़ कर सकते हैं, ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल परफेक्ट। तो अब मुझे आप बताइए, पहला आपको कब लगा कि कॉमेडी अपना हो सकता है जीवन? जब मैं दिल्ली आया, और दिल्ली में विश्वास एक बार हम किन्हीं के साथ काम करते थे, तो उनके साथ वो कॉमेडी शो देखने गया। तो उसने वापस आके मुझे बोला कि यार ये काम बहुत बढ़िया है, और शब्दशः बता रहा हूँ, कोट एंड कोट, उसने मुझे तब, हाँ, आप सीन इमेजिन करिए, एक दिल्ली के हॉस्कस विलेज में के अंदर एक कमरा है, हाँ, जिसके अंदर 2 बेरोजगार लड़के आज तो कुछ भी हो रहा है, लकड़े ही बिल्कुल एकदम कुपोषित बालक, हड्डियां हमारी निकली हुई, हमको खाना एक टाइम मिलता है, एक टाइम नहीं मिलता है। हाँ। कभी महीने में, हर 2-3 महीने में एक आध दिन ऐसा आता है 3-3 दिन खाना नहीं है। हाँ। ठीक है, उसके अंदर हम अपनी बनियान और बॉक्सर में बैठ के, हाँ। है ना, ये मुझे बोल रहा है कि तू ये काम चालू करेगा ना तो इंडिया में तेरे से अच्छा कोई नहीं होगा। वाह, एस्पिरेशन देखिए कि तू ये काम चलेगा, तू करने लग जाना तो तेरे से अच्छा तो इंडिया में कोई नहीं करेगा। मैंने बोला, मैंने क्या बोला, मैंने कहा मुझे मालूम तो है। अब मैं शर्मिंदा ही होता हूँ इस बातों से, मैं प्राउड नहीं इन बातों का, मैंने बोला हाँ मुझे मालूम तो है, पर वही यार अभी देखना पड़ेगा। मैंने गूगल किया था बहुत पहले, तो मैंने कुछ तो मुझे मिला था कि कोई साइबर कैफे बैठ के कि स्टैंड अप कॉमेडी कुछ होता है ऐसा करके, तो उसमें ना 500 रुपये की फीस थी। 500 रुपये की फीस तो बहुत ज़्यादा होती है, तो परफॉर्म करने के लिए, तो ओपन माइक में रजिस्टर करने के लिए 500 रुपये देने पड़ते थे। तो भाई, तो मुझे तकरीबन 1 साल 8 महीने टाइप लगे 500 रुपये जमा करने में। ओए, तो मैं जब पहली बार गया वहाँ पे करने, तो ऑफकोर्स नहीं चला। हाँ। आपके दिमाग में कुछ होता है, सब कॉमेडी जो लोग बच्चे करते हैं, ट्राई करते हैं, हाँ। उनके दिमाग में होता है कि ये फनी होगा। हाँ, हाँ।
और स्टेज पे कुछ और ही चलता है, लोगों का माहौल कुछ और ही है, वो उनका सोशल स्लैब कुछ और है, आपका इकोनॉमिकल स्लैब कुछ और है, Correct. है ना? वो एक इतने वेरिएंट है उसके अंदर कि वो बड़ा मतलब वो बहुत टाइम लगता है उसको बैठने में। तो खराब हो गया उसके अंदर क्या है ना कि लोग हंस रहे हैं इस बात पे कि नहीं चला, है ना? वो भी एक बात है ना, वो तिरस्कार की एक अपनी वो एक होता है क्या देखा नहीं, है ना? एक दूसरे के बगल में क्या कर रहे हैं वाला नहीं, खासकर वो लोग जो काम करते हैं यही वाला, ठीक है, उनका वो सब भी रहता ही, कुछ अच्छे भी लोग मिले। तो फिर मेरे ख्याल से रजनीश कपूर सर हैं, उनको मैंने मैसेज किया अगले दिन फेसबुक पे कि, और मैं भाई देखो मैं बताऊँ, मैं डायलॉग की ज़िंदगी जीता हूँ, मैं बताऊँ, मैं अपने मन में मेरा एक बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है और मैं डायलॉग में डिलीवरी करता हूँ, ठीक है, चाहे मेरे हालात कितने भी खराब हो, मैं बेरोजगार हूँ, भूखा हूँ, कुछ भी हो, मैं डायलॉग मेरा रेडी है, ठीक। तो मैंने उनको मैसेज किया कि सर थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी, आई नो मैंने कोई बहुत अच्छा नहीं किया है, पर मे बी बेटर कल पर मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। तो उन्होंने बड़ा लंबा सा एक मैसेज लिख के भेजा कि जाकर देखो कॉमेडी बड़ा कमाल का काम है, इसके अंदर लोग तुम्हारी बातों पे जब हंसते हैं तो बहुत मजा आता है। कुछ लोग अच्छे होते हैं पर वो आते नहीं है, कुछ लोग खराब होते हैं जो वक्त के साथ अच्छे हो जाते हैं। मुझे नहीं पता तुम इन दोनों में से कौन से हो, पर जब लोग तुम्हारी बात पे हंसते हैं उससे ज़्यादा मैजिकल कुछ नहीं है। वाह, ठीक है। उसी दिन शाम को मुझे उनसे मिलना था, एक और ओपन माइक था अगला 2-3 दिन बाद, तो मैं उसके भी 500 रुपये मैंने भरे अपने और मैं उनसे मिला और मैंने उनको मिलके कहा कि सर आई डोंट नो विच वन आई एम बट आई एम डेफिनेटली हियर टू स्टे। वाह, ठीक है। इसके बीच तो वो था साहब पहला एक्सपीरियंस। तो वो पहला ओपन माइक था वो इंदौर में कभी कोई इंदौर में एंकरिंग, होस्टिंग, स्कूल, कॉलेज, ये सब, कोई छोटा कमेटी का प्रोग्राम, कोई पॉलिटिशियन आ रहा है तो उसका स्वागत, वो सब मैं ही करता हूँ सारा का सारा। अच्छा, ये मेरे बिना नहीं होता ये सब, क्योंकि वो तो मुझे पता है म्यूजिक के तो बहुत शोज किए, म्यूजिक के तो बहुत शोज किए, सितार के भी किए, सितार के अलावा होस्टिंग के भी बहुत किए। कि अगर मान लीजिए मतलब मैंने अब्बा जी को भी इंट्रोड्यूस किया हुआ, कि मतलब ऐसा वाला कि तो एक मतलब वो तो बड़ा इवेंट है। मतलब एमसी में मतलब मेरा वो था कि मैं उसको ऐसा होता कि चाइल्ड्स प्ले है ये मेरा, कभी भी कर सकता हूँ मैं, कोई नहीं आ रहा है मैं एक मिनट भाई डोंट वरी एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। इस पूरी यात्रा में आपको क्या लगता है जो पहला इम्पोर्टेंट लेसन, पहली इम्पोर्टेंट चीज जो आपने सीखी, वो क्या लगता है आपको? देखिए बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्ञान दिया, हम बहुत गुणीजन लोगों में, अच्छा बात करने वाले लोगों में उठे बैठे, तो हमसे बहुत ज्ञान है हमारे पास उन लोगों का। दूसरा क्या, बचपन से ही उस्ताद लोगों में रहे हुए। करेक्ट। अब्बा जी के पीछे उनकी सरंगी वरंगी उठाई हमने, तो जो लोग आ रहे हैं सब अच्छी बात करने वाले ही लोग हैं, तो बड़े ज्ञान की बातें हमारे आसपास रही। पर जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान जो मुझे मिला है वो हमारे कॉलेज के एक मैकेनिक थे, उनसे मिला है। तो कॉलेज में भी हमारा नाम था, ठीक है। कॉलेज में जब नाम हुआ हमारा तो हम क्या लड़ाई वड़ाई में ज़्यादा इंटरफेयर करने लगे कि दूसरी लड़ाई है तो उसमें भी हमको बताओ कि क्यों हो रही तुम्हारी लड़ाई और क्या टॉपिक है, ऐसा वो सब। तो लाला भाई नाम था उनका, मैं उनको शाउट आउट देना चाहता हूँ। लाला भाई को शाउट आउट है भाई। तो लाला भाई ने हमको कहा कि देख जाके, है ना, इंसान का जब नाम हो जाए तो स्पिरिट स्लो कर देनी चाहिए। स्लो, स्पिरिट स्लो। तो आपका नाम हो जाए तो स्पीड आपको जो है अच्छा थोड़ा हल्का हाथ खींच के चलने का। इतनी बढ़िया एडवाइस मैं क्या कह रहा हूँ, इस दुनिया में कोई नहीं देगा आपको कि वंस यू मेड योर नेम लिटिल बी मोर कॉशियस, डोंट बी लाइक कि अब मेरा नाम हो गया अब मैं और तेज चलाऊंगा, नहीं। थोड़ा सा है ना, और ना कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ से बच के आना है, कहाँ जाना जरूरी है। क्या वाली बात, ये बहुत अच्छी एडवाइस है, थोड़ा गूढ़ है जो समझे वो समझे। सपनों की कोई बाउंड्री नहीं। बाय अपग्रेड स्टडी अब्रॉड, क्योंकि हम सब छोटे शहरों से आते हैं और हम लोगों के लिए विदेश जाना, पहली बार अपने देश के बाहर जाना, ये एक बहुत बड़ा इवेंट है लाइफ का ना। तो आपको क्या याद है, क्या खास था, कहाँ गए आप? वो पहला मैं विदेश तो यात्रा मेरे लिए विदेश यात्रा है सऊदी, दुबई। क्यों? क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे ज़्यादातर मेरी जो एक्सटेंडेड फैमिली और रिलेटिव्स काम, कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए अक्सर जाया करते। और जो मेरे पिताजी ने जो मेहनत करके मुझे उस लाइफ से जो दूर किया है, ठीक है, इस बात का मेरे इस पूर्वाग्रह से कोई लेना नहीं, पर वो है क्योंकि आप जो कल्चर कंज्यूम करोगे, जो लोगों से आप मिले, वो यही बात है। अब साहब
पहली बार जब मैं प्लेन में बैठा तो मुझे इतनी घबराहट होती थी भाई इमिग्रेशन में, और आप यकीन मानिएगा मुझे कब तक घबराहट, मुझे 2024 तक घबराहट होती थी। मैं 2023 तक मुझे बहुत घबराहट होती, मुझे खुद नहीं मालूम है कि मेरे को क्यों हो रहा है, मेरे हाथों में पसीना आ रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या हो जाएगा, कोई कुछ बोल तो नहीं रहा है। इमिग्रेशन में मेरा ऐसा धक 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 करता है मेरे को कि क्या ही पूछ लेगा, मतलब खैर अब तो मुझे काफ़ी मैं कंट्रोल में हूँ उसके। 23 के बाद मैंने कहा क्या हो रहा है भाई, तुमको तुम्हारा नाम है भाई, तुम थोड़ी हो भाई यहाँ पे काम करने थोड़ी मतलब क्या ही हो जाएगा टाइप का। पर भाई मेरे ख्याल से पहली बार मैं गया था दुबई, और मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब ओवरवेल्म हो गया था दुबई देख के कि ऐसा होता है क्या टाइप का। और मुझे बहुत शौक हुआ जब वहाँ पे सब लोग हिंदी में बात कर रहे थे कि क्या फायदा विदेश जाने का। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम आई वेंट टू यूएस इन 2018, दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। ओके। और वो बहुत लंबा टूर था भाई, 1.5-2 महीने का टूर था। आप परफॉर्म करने गए थे? परफॉर्म करने गया था भाई, 1.5-2 महीने भाई, मतलब पहली बार तो मैं न्यूयॉर्क में उतरा, वहीं मुझे प्यार हो गया न्यूयॉर्क से, क्योंकि मैं पहले उतर गया था शिकागो में। अच्छा। और मुझे जंगल में उन्होंने कहीं तो कोई होटल ऐसा आउटस्कर्ट में कोई होटल था, वहाँ पे रहा, तो मैंने कहा ये है क्या अमेरिका, लग तो नहीं रहा। उसके हफ्ते भर बाद में न्यूयॉर्क पहुंचा तो मैं भाई ऐसा चकाचौंध में हो गया कि क्या बात कर रहे हो। न्यूयॉर्क में पहुंचने के बाद वहां पे ऐसा लग रहा है कि अरे कब निकलना है तुमको रोड पे, तुम 3 बजे रात को कोई कॉफी बेच रहा है, ठीक है, तुमको कोई टाइम स्क्वायर पे खड़ा हुआ मिल ही जाएगा वहां पे। तो मेरे को इतना पसंद आया वो शहर कि अब मैंने उसे जो है बिल्कुल अपना घर बना, वो तो अब मुझे पता है, घर बना लिया है बिल्कुल भाई। दोस्तों, अगर आपके सपने आपके पासपोर्ट के पन्नों से बढ़कर हैं तो सुनो, अपग्रेड स्टडी अब्रॉड का पाथवे प्रोग्राम इंटरनेशनल डिग्री लेने का स्मार्ट तरीका है। डिग्री की शुरुआत इंडिया में और फिर बाकी की पढ़ाई इंटरनेशनल कैंपस में। मतलब क्वालिटी वही, एक्सपीरियंस ग्लोबल, और फीस का लोड काफ़ी कम। यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन, वीज़ा और पेपर वर्क का टेंशन भी अपग्रेड संभाल लेता है। अब सपनों की मंजिल दूर नहीं, रास्ता अपग्रेड स्टडी अब्रॉड पूरा करवाएगा। नेक्स्ट सेगमेंट इज खुल के खेल सेगमेंट, पावर्ड बाय बॉम्बे शेविंग कंपनी। ऐसा कभी आपको लगा कि कोई ऐसा पहला वो दिन जब आपको लगा कि यहाँ से दुनिया बदल गई? मैं कहता हूँ कि एक फिल्म देखी मैंने, छोटी सी बात, हाँ और वहां से बदल गई मेरी दुनिया। क्या बात कर दी। उसमें फर्स्ट हाफ में ना, उसमें बासुदा की फिल्म है वो, हाँ, और अमोल पालेकर बहुत ही लूजर टाइप का कैरेक्टर, तो मैं बड़ा आइडेंटिफाई कर पा रहा था उससे, और जैसे उसके लूजर लाइफ थी वैसे ही मुझे अपना पूरा दिख रहा था कि यही है अपना लाइफ। और फिर उसके बाद कर्नल नागेरनाथ जूनियस, जो कि अशोक कुमार साहब थे, वो उनकी जिंदगी में आते हैं, उनकी किताब वो पढ़ते हैं, और फिर वो जो है वहाँ से उनके मेंटर बनते हैं। और मुझे तब ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी में कोई मेंटर नहीं आएगा, और अगर मेंटर नहीं आएगा तो क्या ये मेरा फ्यूचर है क्या? मतलब अगर 12 में ये हाल है तो मतलब कि 24 और 36 में भी यही लग रहा है फिर। तो मुझे उस दिन लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा भाई, चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, ये इंट्रोवर्ट की ज़िंदगी तो नहीं चल पाएगी और ये तो ख़राब ज़िंदगी है भाई, इसको बदलना पड़ेगा तुरंत, तत्काल प्रभाव से। वो गर्मियों की छुट्टियाँ थी, बाई चांस की बात है कि मेरे घर रद्दी वाला आया, और यूजुअली रद्दी वाले से आप अपनी किताब बेचिए, पैसे लेते हो और उससे आप पीते हो रसना, है ना? तो मुझे ऐसा लगा कि किताब के बदले किताब खरीद ली जाए। तो मैंने 3 जोक की किताबें खरीदी उससे, और मैंने सारी ही पढ़ ली 4-5 दिन में, पूरी खत्म कर ली जोक का। तो मुझे ना एक जोक की समझ आ गई उससे कि वो 1-2 फ्लिप क्या है, बात का सरप्राइज कैसे क्रिएट होता है, वो सब। फिर मैंने थोड़ा अपने कजिन्स में थोड़ा और स्मार्टनेस, थोड़े जोक्स एक दस सुनाना चालू करे, एक आधी लाइन बोली। फिर स्कूल में गया तो स्कूल में जोक सुनाना चालू किए, तो उससे थोड़ा सा माहौल बना। तो मेरे ख्याल से वो बड़ा आइकॉनिक दिन था, जहाँ से कि मुझे मेरा एक डिसीजन आप लेते हो ना कि अब बदलना है टाइप का, वो मेरे ख्याल से लोगों का डिसीजन बहुत लेट आता जीवन में। इसलिए भी मैं बहुत ज़्यादा, लोग बोलते हैं ना कि तुम इतनी कम उम्र में तुमको ज्ञान कैसे, क्योंकि वो पहले से सोचना चालू कर दिया था। तो वो मेरे ख्याल से वो वहाँ से वो चीज़ बदली मेरे लिए। बहुत दैट वेरी आइकॉनिक डे फॉर मी। तो लेकिन इससे मुझे यह है कि अब जैसे आपका इतना नाम है, आपको पता है जहाँ जाएंगे लोग फ़ोटो खिंचाएंगे, आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा, ये आपको कब आया एहसास कि थोड़ा ग्रूमिंग थोड़ा सा ये ज़रूरी है? मेरे ख्याल से कोविड के बाद ही हमको समझ में आया। हाँ, हम थोड़े अपने अलग, हमने थोड़ा सर्कल भी चेंज हुआ हमारा कोविड के बाद। हाँ, तो फिर हमको थोड़ा लोगों ने बोलना चालू किया कि ऐसे कपड़े पहनो, वैसे कपड़े पहनो, थोड़ा हेयर मेकअप करा के जाओ। और धीरे धीरे क्या होता है कि एक शुरू में ना आपका भी बड़ा, क्योंकि आपकी अपनी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसमें आपको लगता है कि यार ये मेरी चीज़ ख़राब है तो मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगा और मैं अपनी दूसरी चीज़ अच्छी कर लूँगा। पर मैं कह रहा हूँ कि ये भी चीज़ साथ में ठीक कर सकते हो आप। करेक्ट। जैसे कि ये बात है कि साफ अच्छे कपड़े पहन के रहना कोई बहुत महंगी चीज़ नहीं है।
पर ये मालूम होने के लिए आपके पास बहुत पैसे होने चाहिए। करेक्ट है ना? जैसे कलर कॉम्बिनेशंस हाँ, फॉर एग्जांपल कि ये कि किसके साथ क्या क्या जाएगा, जमेगा। इसमें कोई बहुत एक्स्ट्रा पैसा नहीं लग रहा, बट वो समझ आने में बहुत पैसा लग time रहा और है। पैसा लगता पैसा लग रहा है वो। एक बार मुझे याद है आपने किसी को तो कहा था, ये बात तुझे आपने कहा था समझने के लिए 50 लाख रुपए और 10 साल दोनों लगेंगे। कि सिर्फ 50 लाख रुपए से भी नहीं होगा और 10 साल से 10 साल से भी नहीं होगा। 50 लाख रुपए भी कमाने पड़ेंगे और 10 साल भी निकालने पड़ेंगे, तब समझ में आएगी तेरे को ये बात। तो मेरे ख्याल से वो जब थोड़ा 5-7 साल जब नाम हुआ थोड़ा बहुत, तो मेरे ख्याल से पोस्ट कोविड थोड़ा सा हमको एक थोड़ा ग्रूमिंग को लेकर, कपड़े, जूते, हेयर, मेकअप, छोटी छोटी चीज़ें। वरना शुरू में क्या भाई, बड़ा पहली बार मैं जब यहाँ पे ब्रांड शूट किया था बम्बई में, इतना मैं रोया उस दिन शूट पे पहली बार। मेकअप भाई सब लोग को, गोरे लोगों का मेकअप करना आता है। हाँ तो मेकअप करना नहीं आता भाई, एक तो आपकी स्किन टोन अलग है तो उनका दिमाग खराब हो जाता है कि अरे ये मतलब ये। फिर लाइटिंग की, फिर उसके बाद क्या है कि शूट का काम, तो शूट का काम तो जल्दी खत्म होना है। कपड़े ओवर साइज हैं, खराब लग रहे हैं। अच्छा, आप किसी को बोलो, आप उस पूरे काम में इतने छोटे आदमी हैं कि आपकी कोई सुनना ही नहीं चाहता। आप बोलो अच्छा नहीं लग रहा है तो करे अरे इट्स लुकिंग फाइन यार, कम चले टाइम नहीं है ऐसा। इतना खराब लग रहा है, मेकअप इतना खराब लग रहा है, रोना आ गया। और मुझे उस दिन ऐसा लगा कि यार ये स्टाइलिश मेरी तरफ नहीं है, ये मेकअप आर्टिस्ट मेरी तरफ नहीं है, ये शूट करने वाला मेरी तरफ नहीं है, ये लोग मतलब आपको ऐसा इतना कॉर्नर्ड फील होता है ना कि ये वो वर्ल्ड वर्सेस यू हो जाता है एकदम से कि यार ये मैं कहाँ, हंस भी रहे हैं वो लोग और अरे लाइट लगा, ये सब वो सब भी हो रहा है कि अरे भाई क्या तो ले आए हो किसको, है ना। पर कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं। धीरे धीरे करते वो मैं बोल रहा था नायक का अनिल कपूर डायलॉग तो चल रहा है पीछे कि नहीं वो वाला आखिरी डायलॉग कि देखिए मिश्रा जी, सबने मिलकर आखिरकार मुझे अपनी तरह बनाई। धीरे सीख लिया भाई मैंने कि अच्छा लाइटिंग से ये फर्क पड़ता है, अच्छा कलर ये पहनने चाहिए। फिर अपने स्टाइलिश भी हैं, जीवा वगैरह ये लोग सब बहुत अपना, फिर अपने सूरज शाहरुख हैं, ये लोग सब हैं, अपने बच्चे भी टीम में जो लोग हैं वो सब ऐसे परिवार की तरह रहते हैं। करेक्ट, कि वो अगर वो रोक देंगे अभी यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ लगेगा तो अभी रुक जाएगा ये कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा, खत्म। करेक्ट। पर वहां तक पहुंचने में साहब वही हमारे दादा बोलते थे कि जब दांत थे तब अखरोट नहीं मिले, जब अखरोट मिले तब दांत नहीं। वक्त निकल जाता है। पर ये सब, ये एक छोटा सा आपके लिए तो नहीं लगा। दोस्तों, अब वो पुराना ज़माना गया कि आप ग्रूमिंग पे ध्यान ही ना दें, मतलब देना ही चाहिए, नया ज़माना है। और अगर आप अच्छे लगोगे तो खुल के खेल सकोगे। तो बॉम्बे शेविंग कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ करो और बस खुल के खेलो। मुझे बताइए, इतना सब आपने पहला कर लिया, मतलब पूरा डिस्कस करने गए तो सीरीज़ है, फिर वो एक पॉडकास्ट नहीं है। लेकिन अब लाइफ में ऐसा कुछ है जो आपको लगता है ये अभी पहला ये करना बचा है कि कुछ नहीं? अब मुझे कुछ नहीं लगता सर, है ना। मैं जब कहता हूँ कि मैं बुद्ध भाव में हूँ तो मैं बुद्ध भाव में हूँ। हाँ, कि मुझे बिल्कुल एकदम शीतल शांति, हाँ, एकदम ऐसा प्रवाह में हूँ मैं। वाह, ठीक है, इसीलिए अभी ब्रेक भी लिया है। हाँ, ठीक है, मैं उसमें नहीं हूँ कि वो इससे ज़्यादा, उससे ऊपर, इससे बड़ा, इससे बड़ा। हाँ, सब हो गया। मेरे पहले भी मैंने उस मैट्रिक से मैंने अपने आप को रिहा कर लिया था जब मैंने बोला आई एम नॉट द नंबर 1 कमेडियन, आई नेवर सेड दैट आई एम नंबर 1 कमेडियन, आई वांट टू बी द मोस्ट लव्ड कमेडियन। मेरे को हमेशा नॉन टेंजिबल ही मुझे चीज़ें पसंद हैं। वाह, टेंजिबल तो खत्म हो जाएगा, एक दिन हो जाएगा, उस दिन क्या करेंगे? करेक्ट, हाँ, हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएं, फिर हो गए, फिर उसके बाद हाँ। है ना। जीवन तो यात्रा निरंतर है ना, तो चलती रहेगी। हाँ, तो इसलिए ऐसा मेरा वो नहीं है कि मुझे अब ये करना है, वो करना है। मुझे जो मैं काम करता हूँ उसका प्रभाव जो है वो लोगों पे ज़्यादा हो, और मेरी अपनी एक सही जीवन की अपनी एक मेरी आइडियोलॉजी है और उसको मैं अपनी तरीके से प्रोपेगेट करता हूँ। और प्रभाव की बात तो हमने देखी है भाई साहब, मतलब जनता को नहीं पता, आपको मुझको तो पता ही है। जब एक बार आपने बोरीवली में शो किया था तथास्तु का और आपने वो सैड एंड पे छोड़ दिया था, और मेरे ख्याल से 95% जनता रोते हुए बाहर निकली थी। और उस दिन आपने कहा था कि नहीं ये ठीक नहीं है। ये मैंने नहीं कहा था, आपने बोला था। आपने बोला कि भाई ये नहीं कर सकते आप, ये अलाउड ही नहीं है भाई, ऐसे थोड़ी होता है, आप ऐसे नहीं खत्म कर सकते। तो फिर उसके बाद हमने उसके आगे का हिस्सा ऐड किया कि भाई जोक पे खत्म होना चाहिए, ताकि ऐसा ना तो लगे कि वो प्रभाव और वो पावर जो आपके पास है कि कैसे ऐसे रुलाना है और ऐसे हंसा देना है, वो तो हमने देखा है। क्योंकि आपने
ऐसा एक ब्रेक अनाउंस किया था और मैं सोच रहा था कि मैं पहला पॉडकास्ट कर रहा हूँ और मेरी इच्छा थी कि पहले गेस्ट आप हों। वाह। तो मैं सोचा था पता नहीं आप कहेंगे अभी नहीं भाई, अभी ब्रेक पे हूँ, लेकिन आपने हाँ कहा और ये पॉडकास्ट हो गया, तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत ऋणी हूँ। नहीं, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हमेशा मेरे जीवन का एक लक्ष्य रहा है कि मैं जिस भी कमरे में बैठूं उसमें सबसे कम समझदार आदमी मैं हूं, और आपकी संगत में मुझे हमेशा ऐसा लगा है कि उस कमरे में सबसे कम समझदार मैं हूं। अरे नहीं, ठीक है ना, ऐसा चाहे नहीं हम है। दोनों भी रहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों में सबसे कम समझदार मैं हूं। तो ये आपका बड़ा आभार है कि आपने मुझको इस लायक समझा कि आपकी दोस्ती का मैं पात्र हूं, आपके आसपास में रह पाया। नहीं तो उसके भाई, लिए भी धन्यवाद भाई साहब। आपका बहुत बड़प्पन है और ये मैं नहीं, सारी दुनिया जानती है। तो बहुत 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 धन्यवाद है आपका, थैंक यू है इस पहला पॉडकास्ट का पहला गेस्ट बनने के लिए। और शुक्रिया दोस्तों, एक बार Thank you very जोरदार much। तालियां और जाकिर भाई के लिए। जरूर। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई। मैं मज़ा ही आ गया। मजा आ गया साहब, वाह। गोपाल जी के लिए जोरदार तालियां साहब। इनको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा आप लोग। हाँ यार, कम होते जा रहे हैं। तो आप पोस्ट नहीं करेंगे तो कम ही अब होगा आप गोपाल भाई। करूंगा, हाँ। आप करूंगा। गोपाल भाई इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकें, इसके लिए मैंने फर्जी मुशायरा बनाया था कि गोपाल भाई की पोस्टिंग चल सके भाई, वरना ये आदमी बिल्कुल जो है एक चीज फोटो डालने को तैयार नहीं। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।